जरा कल्पना कीजिए कि एक पक्षी बिना किसी से सीखे अपना घोंसला एकदम सटीक बना लेता है। हाँ बिल्कुल। मतलब उसे कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए होती, वो बस प्राकृतिक रूप से जानता है कि तिनके कैसे जोड़ने हैं। जी, वो उनके जेनेटिक्स में होता है। वही तो। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इंसान के बच्चे को देखें तो बिना किसी सामाजिक ढांचे के उसे ये भी नहीं पता होता कि क्या खाना है या बोलना कैसे है एकदम असहाय। है ना? मतलब पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान जीव जन्म के समय सबसे ज्यादा असहाय होता है। चलिए आज इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही दिलचस्प विषय है। तो आज के इस गहन विश्लेषण के लिए हमारे पास ए फटाना के नोट्स मौजूद हैं, जो जेन एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एकेडमी के संस्थापक हैं। हाँ, और इसके साथ ही द आर्किटेक्चर ऑफ मीनिंग, कल्चर एज अ कंट्रोल सिस्टम के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अंश भी हैं हमारे पास। जी। और सुनने वालों के लिए बता दें कि आज का हमारा मिशन ये समझना है कि संस्कृति या कल्चर सिर्फ लोकगीत, कपड़ों या त्योहारों की सजावट नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम अक्सर इसे बाहरी दिखावा मान लेते हैं ना। हाँ, जबकि आज के ये स्रोत बता रहे हैं कि कल्चर असल में हमारे सर्वाइवल का एक सॉफ्टवेयर है, सूचनाओं का एक भारी ढांचा। और एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम जिसके बिना इंसान का जैविक और सामाजिक वजूद ही खत्म हो जाएगा। बाप रे, मतलब सर्वाइवल ही नहीं होगा। जी, देखिए, इंसान को सही मायने में समझने के लिए ना हमें समाजशास्त्र से पहले उसके जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी को देखना होगा। और बायोलॉजी, वो कैसे? निचले स्तर के जानवरों को ही ले लीजिए। उनका लगभग हर व्यवहार उनके जेनेटिक्स में पहले से कोड किया हुआ होता है। अच्छा। हाँ, डीएनए खुद ही तय कर देता है कि उन्हें कब पलायन करना है, कैसे शिकार करना है या किस मौसम में प्रजनन करना है। मतलब उनके पास एक इनबिल्ट मैनुअल होता है। एकदम सही। लेकिन इंसान के मामले में कहानी बिल्कुल अलग है। हमारी जीन भूख या प्यास का एहसास तो कराते हैं। हाँ, पेट में चूहे तो कूदते हैं। बिल्कुल, लेकिन वो जीन ये बिल्कुल नहीं बताते कि उस भूख को मिटाने के लिए क्या खाना सुरक्षित है, उसे कैसे पकाना है या किसके साथ बैठ के खाना है। अरे हाँ, ये तो है। तो सामाजिक जीवन के मामले में इंसान के जीन पूरी तरह से मौन है। और इसी स्थिति को स्रोतों में अधूरा जानवर या अनफिनिश्ड एनिमल होने की स्थिति कहा गया है। अधूरा जानवर, ये शब्द काफी गहरा है। मतलब हमारी शरीर की बुनियादी जरूरतों और असल में जीवित रहने के लिए जो ज्ञान चाहिए, उसके बीच एक बहुत बड़ा खालीपन मौजूद है। जी, जिसे स्रोतों में इंफॉर्मेशन गैप कहा गया है। इंफॉर्मेशन गैप, राइट। लेकिन यहाँ एक स्वाभाविक सवाल उठता है, क्या ऐसा नहीं है कि इंसान का दिमाग इवोल्यूशन के दौरान पहले पूरी तरह से विकसित हो गया? हाँ। और फिर जब बुनियादी जरूरतें पूरी हो गईं, तब जाकर भाषा, कला और ये सब संस्कृति का निर्माण हुआ? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, लेकिन विज्ञान इस धारणा को पूरी तरह गलत साबित करता है। अच्छा। सच में? जी। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि इंसानी दिमाग, खासकर उसका सबसे अहम हिस्सा जिसे नियोकॉर्टेक्स कहते हैं, हाँ, नियोकॉर्टेक्स। उसका और संस्कृति का विकास एक साथ हुआ है, एक पॉजिटिव फीडबैक लूप में। मतलब दोनों ने एक दूसरे को बनाया। बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि एक दिन इंसान का दिमाग पूरा बन गया और फिर उसने कल्चर बनाया। जब शुरुआती इंसानों ने आग जलाना, पत्थर के औजार बनाना या इशारों में बात करना शुरू किया ना, हाँ। तो उन बाहरी प्रतीकों ने दिमाग के विकास को एक नई दिशा दी। नियोकॉर्टेक्स को सही ढंग से काम करने के लिए, अपने ही न्यूरॉन्स के बीच मजबूत संबंध बनाने के लिए इस बाहरी कल्चरल ढांचे की जरूरत पड़ती है। अरे वाह। मतलब दिमाग खुद में एक पूरी मशीन नहीं है, इसे अपनी गतिविधियों को व्यवस्थित करने के लिए सार्वजनिक प्रतीकों की दरकार होती है। मैं से एक उदाहरण से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए हमारा दिमाग एक एकदम नए बेहतरीन हार्डवेयर वाले स्मार्टफोन जैसा है। हाँ, बहुत अच्छी एनालॉजी है। प्रोसेसर सबसे तेज है, मेमोरी फुल है, यानी हार्डवेयर बिल्कुल तैयार है। लेकिन अगर उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल न किया जाए तो वो बस एक डिब्बा है। वही तो। वो शानदार हार्डवेयर एक प्लास्टिक और कांच के डिब्बे से ज्यादा कुछ नहीं है। बिना ओएस के ना कोई कॉल हो सकती है, ना मैसेज। बिल्कुल सही। तो क्या इसका मतलब ये है कि बिना कल्चर वाले इंसान की स्थिति भी उसी खाली स्मार्टफोन जैसी होगी, जिसे ये भी नहीं पता कि काम कैसे करना है? बिल्कुल, वो इंसान सिर्फ असभ्य नहीं होगा, बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से अव्यवस्थित होगा। बाप रे। बिना संस्कृति रूपी ऑपरेटिंग सिस्टम के दिमाग को ये पता ही नहीं होगा कि भावनाओं को कैसे प्रोसेस करना है या आसपास की दुनिया से मिल रही जानकारियों का मतलब कैसे निकालना है। तो मतलब कल्चर और बायोलॉजी अलग अलग नहीं है? एकदम नहीं।
कल्चर ही वो सॉफ्टवेयर कोड या रेसिपी है जो हमारे न्यूरॉन्स को निर्देश देता है। ये व्यवहार को एक पैटर्न देता है और इसके बिना जीवित रहने के बुनियादी काम भी असंभव हो जाएंगे। ये सच में दिमाग घुमा देने वाली बात है। लेकिन अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वाइवल के लिए इतना ही जरूरी है, तो ये जानना भी तो जरूरी है ना कि किन चीजों से मिलकर बना है। बिल्कुल। मतलब ये वास्तविकता को कैसे तय करता है। स्रोत इसे मतलब का अदृश्य ढांचा कहते हैं, द इनविजिबल आर्किटेक्चर ऑफ मीनिंग, जिसमें भाषा सबसे अहम तत्व बताई गई है। जी। लेकिन क्या भाषा सिर्फ बातचीत का एक माध्यम नहीं है? मतलब आमतौर पे तो हम यही मानते हैं ना कि दिमाग में विचार पहले आते हैं। हाँ, और भाषा बस उन्हें बोलने का टूल है। हाँ, तो क्या ऐसा नहीं है? नहीं, मानव विज्ञान और भाषा विज्ञान में एक बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है, सैपर-वॉर्फ हाइपोथेसिस। सैपर-वॉर्फ हाइपोथेसिस नहीं है, बल्कि भाषा की संरचना ही विचारों की सीमाएं तय करती है। अरे, मतलब हम क्या सोच सकते हैं ये हमारी भाषा तय करती है? बिल्कुल। दुनिया को उसी तरह देखा और समझा जा सकता है जैसा हमारी भाषा हमें देखने की अनुमति देती है। शब्द और व्याकरण केवल चीजों के नाम नहीं है, वे वास्तविकता को आकार देने वाले सांचे हैं। यह मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। क्योंकि अगर भाषा ही सोच की सीमाएं तय कर रही है, हाँ, तो इसका सीधा मतलब तो ये निकलता है कि अलग-अलग भाषाएं बोलने वाले लोग असल में एक दूसरे से बिल्कुल अलग रियलिटी या वास्तविकता में जी रहे हैं, है ना? अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो ये बात काफी हद तक सच साबित होती है। कोई उदाहरण है इसका? बिल्कुल। जिन समाजों की भाषा में भविष्यकाल या फ्यूचर टेंस के लिए कोई स्पष्ट ढांचा या अलग शब्द नहीं होते ना। अच्छा, ऐसी भी भाषाएं होती हैं? जी हाँ, तो वहाँ के लोगों का भविष्य को लेके योजना बनाने का तरीका, पैसे बचाने की आदतें या आने वाले कल की फिक्र करने का नजरिया उन समाजों से बहुत अलग होता है जहाँ समय को अतीत, वर्तमान और भविष्य में कठोरता से बांटा गया है। ओहो, मतलब भाषा सीधे आपके बैंक बैलेंस पर असर डाल सकती है? एक तरह से हाँ, और भाषा के साथ साथ ये अदृश्य ढांचा एक समुदाय की नैतिकता, जिसे एथोस कहते हैं, और दुनिया को देखने के उनके नजरिए को भी आपस में जोड़ देता है। धर्म और सांस्कृतिक मान्यताएं मिलकर ये तय करती हैं कि क्या सही है और दुनिया कैसे काम करती है। यानी समाज में जो चीज होनी चाहिए, जो ought है, वो प्रतीकों और अनुष्ठानों के जरिए एक ठोस सच्चाई यानी इज में बदल जाती है। एकदम सही पकड़ा आपने। और इसी बात को गहराई से समझाने के लिए स्रोतों में बाली के कॉक फाइट का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। जी, द बालिनीज कॉक फाइट। हाँ। अब बाहर से देखने पर तो ये सिर्फ मुर्गों की एक खूनी लड़ाई लगती है, जहां कुछ लोग अपने मनोरंजन के लिए मुर्गों को लड़ा रहे हैं और पैसों का सट्टा लगा रहे हैं। लेकिन मानव विज्ञान इसे महज एक खेल नहीं मानता। इसे एक टेक्स्ट के रूप में देखा जाता है। एक टेक्स्ट मतलब एक किताब की तरह? हाँ, एक ऐसी किताब जिसे बाली का पूरा समाज अपने ही कंधे के ऊपर से पढ़ रहा है और खुद को समझ रहा है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, बाली के लोग अपनी आम जिंदगी में बहुत शांत माने जाते हैं। वहाँ संघर्ष या लड़ाई झगड़े से बचने की सख्त सामाजिक परंपरा है। और हर व्यक्ति के रुतबे या स्टेटस को लेकर बहुत कड़े नियम होते हैं। लेकिन कॉक फाइट के मैदान में एक अलग ही दुनिया नजर आती है। मतलब वहां सारा गुस्सा बाहर आता है? बिल्कुल। जो मुर्गे मैदान में खून बहा रहे होते हैं, वे दरअसल समाज के अलग अलग गुटों, परिवारों और उनके रुतबे के प्रतीक होते हैं। इसे एक मेटा सोशल कमेंट्री कहा गया है। मेटा सोशल कमेंट्री मतलब असल में उन मुर्गों की आड़ में इंसान अपनी दबी हुई आक्रामकता, अपनी प्रतिद्वंदिता और दुश्मनी निकाल रहे हैं, वो भी बिना एक दूसरे का खून बहाए। एकदम सही। ये एक तरह का सुरक्षित वॉल्व है उनके लिए। तो अगर इस नजरिए से देखा जाए तो आधुनिक समाज में भी ऐसी मेटा सोशल कमेंट्री हर जगह मौजूद है। बिल्कुल है। मतलब जब दो चिर प्रतिद्वंद्वी देशों के बीच कोई बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट होता है, हाँ? जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप का कोई बड़ा मैच, हाँ। या फिर सोशल मीडिया पर जो आजकल भयंकर राजनीतिक बहसें होती हैं, हाँ। क्या ये सब हमारे आज के आधुनिक कॉक फाइट है? ये तुलना आधुनिक समाज पर बिल्कुल सटीक बैठती है। बड़े खेल आयोजन, सिनेमा या इंटरनेट की बहसें, ये सब उसी डीप प्ले का हिस्सा है। डीप प्ले, राइट? यहाँ सिर्फ खेल नहीं खेला जा रहा या जानकारी साझा नहीं हो रही है। यहाँ ये तय किया जा रहा है कि कौन किस गुट का है, किसकी विचारधारा हावी है, और समाज के पदानुक्रम में कौन कहाँ खड़ा है। बिल्कुल।
प्रतीक हमारी भावनाओं और दुनिया की क्रूर वास्तविकताओं के बीच एक पुल बनाते हैं, जहां लोग अपनी पहचान की लड़ाई को काल्पनिक रूप से जीत या हार सकते हैं। ये बहुत ही गहरा विचार है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। जी, पूछिए। अगर ये सांस्कृतिक ढांचा इतना मजबूत है और समाज को इतने अच्छे से संभालता है, तो आज की दुनिया में इतनी उथल-पुथल और बेचैनी क्यों है? हर तरफ एक दरार सी क्यों महसूस होती है? ये बहुत ही लाजमी सवाल है और ये सवाल हमें आधुनिक दुनिया के तनावों की ओर ले जाता है। जब पुराना कल्चरल सॉफ्टवेयर आज के नए और तेजी से बदलते सामाजिक हार्डवेयर से टकराता है ना, तो क्रैश होता है सिस्टम? हाँ, सिस्टम में भयंकर तनाव पैदा होते हैं। स्रोतों में सबसे पहले यूनिवर्सलिज्म बनाम कल्चरल रिलेटिविज्म की बात की गई है। यूनिवर्सलिज्म बनाम कल्चरल रिलेटिविज्म, इसका क्या मतलब है? मतलब क्या मानवाधिकार जैसी चीजें सभी के लिए एक समान होनी चाहिए या हर संस्कृति के हिसाब से अलग-अलग? आज की वैश्विक राजनीति इसी गहरे टकराव से जूझ रही है। अच्छा। एक तरफ ये दावा है कि कुछ अधिकार जैसे जीवन का अधिकार या समानता जन्म से हर इंसान के लिए यूनिवर्सल है। दूसरी तरफ ये तर्क है कि संस्कृतियां अलग-अलग होती हैं, इसलिए पश्चिमी दुनिया के बनाए नियम पूर्वी या अफ्रीकी संस्कृतियों पर जबरदस्ती नहीं थोपे जा सकते। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बहस है आज के समय में। बिल्कुल। तो दुनिया इस वैचारिक युद्ध के समाधान के रूप में सॉफ्ट यूनिवर्सलिज्म की ओर बढ़ रही है। इसका अर्थ है कि मूल सिद्धांत तो यूनिवर्सल रहेंगे, लेकिन उन्हें लागू करने के तरीकों में स्थानीय संस्कृति के प्रति लचीलापन रखा जाएगा। सॉफ्ट यूनिवर्सलिज्म, ये काफी प्रैक्टिकल लगता है। इसके अलावा विकासशील देशों में एक और भारी संघर्ष चल रहा है, जिसके बारे में स्रोत बात करते हैं, एसेंशियलिज्म बनाम एपोकलिज्म। जी, मतलब आसान शब्दों में कहें तो अपनी पुरानी मूल पहचान और जीवन शैली को बचाए रखने की जिद, जो कि एसेंशियलिज्म है, हाँ, और साथ ही समय की मांग के हिसाब से एक आधुनिक राष्ट्र बनने की होड़, यानी एपोकलिज्म। ये तो एक ही समय में दो अलग-अलग दिशाओं में भागने जैसी स्थिति हो गई। एकदम सही कहा आपने। और इसी रस्साकशी से एक और खतरनाक टकराव जन्म लेता है, जिसे प्राइमोरियल सेंटिमेंट्स बनाम सिविल पॉलिटिक्स कहा जाता है। प्राइमोरियल सेंटिमेंट्स, ये क्या होता है? जब नए देश या आधुनिक राज्य बनते हैं तो अक्सर नागरिकों की सबसे गहरी वफादारी उनकी खून, उनकी नस्ल, उनकी भाषा या उनके धर्म से जुड़ी होती है। इन्हें प्राइमोरियल भावनाएं कहते हैं। हो, जो जन्म से जुड़ी होती हैं। बिल्कुल। लेकिन एक आधुनिक नागरिक राज्य ये मांग करता है कि व्यक्ति की सबसे बड़ी वफादारी संविधान और कानून के प्रति हो। तो यहीं पर टकराव होता है, और यहीं पे एक बहुत पुरानी और आम धारणा टूटती हुई नजर आती है मुझे। कौन सी धारणा? अक्सर ये मान लिया जाता है कि जैसे जैसे समाज का आधुनिकीकरण होगा, मतलब लोग शिक्षित होंगे, शहर बनेंगे, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, हाँ, तो वैसे वैसे ये पुरानी धार्मिक या नस्लीय भावनाएं खुद ब खुद पीछे छूट जाएंगी। बिल्कुल उलट। लेकिन हमारे स्रोत तो इसके एकदम उलट बात कह रहे हैं। बिल्कुल उलट। इसमें बताया गया है कि आधुनिकीकरण इन भावनाओं को शांत करने के बजाय अक्सर उन्हें तेज कर देता है, क्विकन कर देता है। जी हाँ। आखिर शिक्षा और तकनीक लोगों को उनकी पुरानी पहचानों से और मजबूती से क्यों चिपका देती है? क्या लोग बदलाव से घबराकर अपनी जड़ों को कसकर पकड़ लेते हैं? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, और इसका जवाब सिर्फ डर नहीं है, बल्कि सत्ता और संसाधनों की लड़ाई है। सत्ता की लड़ाई? वो कैसे? देखिए, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के दौरान समाज में नए पावर हाउस बनते हैं, सरकारें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाती हैं और सत्ता का बंटवारा नए सिरे से होता है। ऐसे में हर समूह ये सुनिश्चित करना चाहता है कि इस नए सिस्टम में उसकी हिस्सेदारी बनी रहे और उसे किनारे न कर दिया जाए। अच्छा, तो वो अपनी पहचान का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। इसलिए वे अपनी पुरानी पहचान, चाहे वो धर्म हो, नस्ल हो या भाषा, उसे एक ढाल और एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। ये पुरानी पहचानों का नया राजनीतिकरण है, ताकि आधुनिक राज्य के ढांचे में उनका दबदबा कायम रहे। अरे वाह, ये तो बहुत ही तार्किक कारण है। अब अगर हम सिस्टम के अंदरूनी ढांचे के टूटने की बात करें, जिसे स्रोतों में सिस्टेमिक डिसकंटिन्यूटी कहा गया है। हाँ, सिस्टेमिक डिसकंटिन्यूटी। ये तब होता है जब संस्कृति के मतलब
और समाज की असल जिंदगी के बीच तालमेल खत्म हो जाता है। जावा के स्लैमिटन अनुष्ठान का उदाहरण इस दरार को बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाता है। जी, स्लैमिटन मूल रूप से जावा के ग्रामीण इलाकों की एक दावत या अनुष्ठान है। गांव का अनुष्ठान, ठीक है। हाँ, गांव में दिनचर्या कृषि पर आधारित होती है। लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं और उनके पास एक दूसरे के लिए समय होता है। वहाँ ये दावत समाज को एक धागे में पिरोने और भाईचारा बढ़ाने का काम करती है। सब मिलजुल कर रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब वही लोग पलायन करके शहरों में बस जाते हैं तो उनकी दिनचर्या पूरी तरह बदल जाती है। जाहिर सी बात है, शहर की जिंदगी तो अलग होती है। हाँ, शहर में कोई कारखाने में मजदूर है, कोई क्लर्क है, सबके काम के घंटे अलग हैं और समय की भारी कमी है। तो अगर कोई किसी पुरानी फ्लॉपी डिस्क को आज के नए मैकबुक में डालने की कोशिश करे तो स्थिति बिल्कुल वैसी ही होगी। एकदम सही एनालॉजी दी आपने। मतलब अनुष्ठान का सॉफ्टवेयर तो वही पुराना है, लेकिन शहर का सामाजिक हार्डवेयर पूरी तरह से बदल चुका है। वे दोनों एक दूसरे के साथ काम ही नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। जब उसी स्लैमिटन को शहर के माहौल में जबरदस्ती किया जाता है ना, तो वो भाईचारा बढ़ाने के बजाय पड़ोसियों के बीच तनाव पैदा करने लगता है। तनाव क्यों? क्योंकि लोग बेमन से आते हैं, अनुष्ठान की मूल मान्यताएं नए शहरी सच से मेल नहीं खाती और जो चीज कभी समाज को जोड़ती थी वो अब एक सामाजिक बोझ बन जाती है। ओहो। जब सांस्कृतिक रूपरेखा और सामाजिक यथार्थ के बीच ऐसी दरार पैदा होती है तो समाज बिखरने लगता है। ये सच में एक वेकअप कॉल की तरह है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटे जाएं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि इंसानी अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एक कल्चरल टूलकिट कितनी जरूरी है। जी, बहुत जरूरी है। अगर हम इस टूलकिट के मुख्य हिस्सों को तेजी से रिकैप करें तो पहला टूल है प्रतीक यानी सिंबल्स। ये सोच के ऐसे साधन हैं जो किसी बड़ी धारणा या विचार का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे कोई झंडा या कॉकफाइट का मुर्गा। बिल्कुल। दूसरा टूल है भाषा। ये सिर्फ बात करने का जरिया नहीं है, बल्कि ये पहचान और इतिहास को आगे बढ़ाने का माध्यम है जो इंसान की सोच की संरचना तैयार करता है। तीसरा टूल मूल्य और नियम हैं, जो एक मॉरल कंपास की तरह काम करते हैं और दैनिक व्यवहार के व्यावहारिक नियम तय करते हैं। सही। और चौथा टूल है विचारधारा और अनुष्ठान। ये सामाजिक वास्तविकता का नक्शा है, वो जगह जहां इंसान की कल्पना और जी गई असल दुनिया आपस में मिल जाती है। बहुत अच्छे से समेटा आपने। ये टूलकिट कोई साधारण लग्जरी नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल जरूरत है। बायोलॉजिकल जरूरत। हाँ, इस टूलकिट के बिना इंसान का नर्वस सिस्टम एक ऐसी मशीन बन जाएगा जिसे ये ही नहीं पता कि काम कैसे करना है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है सुनने वालों के लिए? यहाँ सबसे बड़ा सबक यह है कि कल्चर सिर्फ इंसान के होने का एक आभूषण नहीं है, बल्कि ये अस्तित्व का मुख्य आधार और सर्वाइवल की पहली शर्त है। एकदम सही। जब भी दुनिया बहुत तेजी से बदलती भी लगे, जब समाज में हो रहे बदलाव अजीब और बेचैन करने वाले लगे, तो ये समझ लेना चाहिए कि हमारा कल्चरल सॉफ्टवेयर एक नया अपडेट इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, और सॉफ्टवेयर अपडेट की प्रक्रिया कभी भी बिना सिस्टम में उथल-पुथल मचाए पूरी नहीं होती है ना? बिल्कुल। लेकिन इस सफर को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जो इन स्रोतों को पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में लगातार गूंज रहा है। अच्छा, वो क्या है? देखिए, शुरुआत में इस बात पर जोर दिया गया था कि इंसान का दिमाग विशेष रूप से नियोकॉर्टेक्स, भाषा और कला जैसे कल्चरल प्रतीकों के साथ विकसित हुआ है। मतलब इंसानी बायोलॉजी को खुद इंसान के बनाए कल्चर ने आकार दिया है। जी बिल्कुल। लेकिन आज एक अभूतपूर्व घटना घट रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी जेन एआई का जन्म हो चुका है। ये एआई अब कुछ ही सेकंडों में नई भाषाएं, नए प्रतीक, नई कलाएं और विचार रच सकता है। ये तो है। तो अगर इंसान का जैविक ढांचा कल्चर के साथ विकसित होता है और अब ये नया आर्टिफिशियल कल्चर समाज की रगों में दौड़ने लगा है, तो क्या ये नया एआई जनरेटेड कल्चर आने वाली पीढ़ियों के इंसानी दिमाग और उनके जैविक ढांचे को ही हमेशा के लिए बदल कर रख देगा? बाप रे, ये विचार तो सच में है ना? क्या हम एक ऐसे नए इवोल्यूशन की दहलीज पे खड़े हैं जहां हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम अब इंसान नहीं बल्कि मशीनें लिख रही हैं? ये विचार तो जीव विज्ञान और तकनीक की सारी सीमाओं को चुनौती देता है। अब तक संस्कृति इंसानों के बीच की अंतःक्रिया से पैदा होती थी, लेकिन अब उस प्रक्रिया में एक गैर इंसानी बुद्धिमत्ता शामिल हो चुकी है। इसका दिमाग की संरचना पर क्या असर होगा, ये आने वाले समय का सबसे बड़ा रहस्य है। और इस रहस्य पर हम सभी को गहराई से विचार करने की आवश्यकता है।
तो इस गहन जानकारी से भरे सफ़र का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस सवार को अपने साथ रखिए और सोचिए कि भविष्य का कंट्रोल सिस्टम कैसा दिखने वाला है।